देंगे। चलो लो इलस्ट्रेशन, अरे क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया था, 9 हो गया था, आती तो है नहीं तू। 10 से करना है, कहाँ से करना है भाई? 9 का मैंने पूरा चार्ट इनफ्लो विनफ्लो सब बना के दे दिया था, सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करना था, कर लिया था तुम लोगों ने। फिर एनपीवी चेक कर ली थी, सही आ रही थी। चलो ठीक है, कॉपी में चेक करूँगा अभी मैं, हाथों भर रहे हो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करते हैं। एक लार्ज प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी लिखना जरूरी था क्या? मतलब एक लार्ज प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है जो एक मशीन इंस्टॉल करने का सोच रही है जो वेस्ट को प्रोसेस करेगी। ये मेरे को अच्छा लगा आइडिया। वेस्ट को क्या करेंगे ये लोग? प्रोसेस करेंगे। एट प्रेजेंट वेस्ट इज़ रिमूव्ड बाय अ कॉन्ट्रैक्टर। अभी ये वेस्ट हम किसी कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं रिमूव करने के लिए, एंड ही चार्ज 150 लाख, 1.5 करोड़ रुपए लेता है ये कचरा निकालने में। ऐसा कौन सा कचरा है भाई? ठीक है, 1.5 करोड़ रुपए लेता है। और कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है इसके साथ? 4 साल का। कितने साल का? 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। अब इतना पढ़ के हमें इतना समझ में आ गया होगा कि ये हमारी बच जाएगी अब, क्योंकि हम एक मशीन ले रहे हैं, तब वो मशीन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देगा वो पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे। लेकिन इतना पढ़ के इतना तो क्लिक करना ही चाहिए कि ये 150 करोड़ हमारे, 150 लाख मतलब 1.5 करोड़ हमारे बच जाएंगे, क्योंकि अब हम उस कचरे को खुद ही प्रोसेस करेंगे, तो कचरे वाले को हमें पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी। आगे पढ़ो। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हम लोग टर्मिनेट करेंगे और इसको एक 90 लाख का कंपनसेशन देंगे बिफोर प्रोसेशन ऑपरेशन स्टार्ट्स। हाँ, ये भी ठीक है। ये क्या होता है बेटा कि जब किसी के साथ आप लंबा ठेका कर लेते हो ना और उसको फिर बीच में से टर्मिनेट करते हो, तो उसको एक लमसम कंपनसेशन देना पड़ता है। ठीक है, यहाँ कुछ ज़्यादा ही देना पड़ रहा है। कितना देना पड़ रहा है? 90 लाख। लेकिन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 1.5 करोड़ के हिसाब से देखो तो 4 साल के उसके 6 करोड़ होते हैं, और 6 करोड़ की बात आप निपटा रहे हो कितने में? 90 लाख में। 15% में बात निमट गई। ठीक है, बोला होगा उसने कि भैया तुम्हारे चक्कर में मैं तो वो मशीन ला चुका था, तुम्हारा कचरा इतना महंगा है, मेरी तो मशीन फालतू जाएगी, तुम्हारे लिए मैंने ये काम छोड़ दिया था, तुमने कहा था ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ठीक है, हथेली पे चांद दिखा दिया मुझे। ठीक है, तुम्हारे चक्कर में मैंने बलेनो बुक करा ली थी। ठीक है, तो अब ये सब चीज़ें इनको कंपनसेशन में देनी पड़ेगी। नाउ दिस कंपनसेशन इज़ नॉट अलाउड एज डिडक्टेशन फॉर इनकम टैक्स पर्पज। वो तो ठीक है, क्यों अलाउड होगा? ठीक है, अब ये अलाउड नहीं होगा तो इससे एक बात हम ये समझे कि इसको मैं उधर इनफ्लो वाले स्टेटमेंट में नहीं लूँगा अब, क्योंकि उसमें मैं जितने भी खर्चे लेता हूँ वो सेल में से माइनस करता हूँ, क्योंकि वो इनकम टैक्स में डिडक्टेबल होते हैं। डैब भी माइनस करता हूँ, वो भी डिडक्टेबल होता है। फिर डैब नॉन कैश होता है तो वापस से प्लस करता हूँ। ये मना कर रहा है कि ये डिडक्टेबल नहीं है, तो उसको स्टेटमेंट में ले लूँगा मैं। और पहली बात तो स्टेटमेंट में पर ईयर के खर्चे आते, तो 90 लाख तो वन टाइम पेमेंट है, तो इसको मैं आउटफ्लो मान के ट्रीट करूँगा। क्या मान के ट्रीट करूँगा? कैश आउटफ्लो मानूंगा ईयर 0 पे। अंडरलाइन कर लेना इसको। हाँ, अगर ये लाइन क्या इनकम टैक्स वाली? फिर भी मैं इसको आउटफ्लो ही मानता, क्योंकि ये एक ही बार देना पड़ रहा है। नहीं, मतलब टैक्स माइनस टैक्स में ऊपर लेते हैं। असम्पशन नहीं होती। तुमने क्या पढ़ा इनकम टैक्स में? ऐसा कुछ अलाउड है? तुमने तो वो पढ़ा होगा कि कोई एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है तो उसको वॉलेंट्री पेमेंट में अलाउड है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी अलाउड होता है। किसके रिगार्ड में बता रहे हो? कंपनी के इंडिविजुअल? तुमने तो इंडिविजुअल का असेसमेंट करा है ना अभी तक, तो कंपनी है, कंपनी के लिए कुछ और रूल हो, तुम्हें क्या पता? अभी तुमने असेसमेंट ऑफ कंपनी नहीं पढ़ा है। क्या कराया तुमने पिछले साल आईपीसीसी में? असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल और एचयूएफ, है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी नहीं करा है, कंपनी वो तो आएगा आगे। ठीक है, नेक्स्ट, मशीन रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट दिस प्रोसेसिंग विल, मतलब अब जो मशीन आएगी 6 करोड़ की आएगी, 600 लाख। यही सोचा होगा इन्होंने कि 6 करोड़ इसको देंगे पिक्चर को 150 लाख के हिसाब से 4 साल में, तो 6 करोड़ की तो मशीन ही आ जाएगी, तो मशीन ले लो। और मशीन से क्या होगा? सिर्फ वहाँ तो कचरा फेंकने के दे देते पैसे, यहाँ तो हम कचरे को प्रोसेस करके माल बनाएंगे। ठीक है, पैसा ही पैसा होगा। अब 4 साल बाद इसकी वैल्यू 60 लाख है और इसकी डिसमेंटलिंग की कॉस्ट 45 लाख है, तो मतलब जेब में 15 लाख ही बचेंगे। मतलब बिकेगी 60 लाख में, लेकिन इसको जब डिसमेंटल करूँगा, क्या बोलते हैं इसको? कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र।
ठीक है, तो वो 45 लाख लग जाएंगे और 60 लाख आएंगे, तो जेब में जो नेट बचेगा वो कितना लगेगा, 15 लाख ही बचेगा। और आप भली भांति जानते हो कि इस तरह के इनफ्लो को हम लास्ट ईयर में लेते हैं। कब लेते हैं? डिस्काउंटिंग करते वक्त। अब 4 साल दे रखे हम लोगों को, सेल है, मटेरियल कंजम्पशन है, वेजेस है, अदर एक्सपेंस है, फैक्ट्री ओवरहेड है, डेप्रीसिएशन है। एक बात याद रखना, अभी तक आया नहीं किसी क्वेश्चन में ओवरहेड, ठीक है, इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ। ओवरहेड एब्जॉर्ब वाले हो तो वो मत लेना तुम, क्योंकि हम कैश इनफ्लो और आउटफ्लो लेते हैं। ओवरहेड लगे हो तो लेना, एब्जॉर्ब वाले मत लेना। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? ठीक है, अगर मान लो मेरे कोई खर्चे पिछले साल हो चुके थे और उसको मैं इस साल प्रोडक्शन एक्टिविटी में, या इस साल कभी हो चुके और उसको अब मैं प्रोडक्शन एक्टिविटी, या ये तो मेरा नया वेंचर है ना, मैं तो कुछ काम पहले से कर रहा होगा, ये तो मैं नई चीज़ कर रहा हूँ कि कचरे को भी सही कर रहा हूँ। अब पहले मेरा मेन काम भी तो होगा कुछ ना कुछ। तो अगर मेन काम में कोई खर्चे होते होंगे और उन खर्चे को मैं यहाँ रीजनेबल बेसिस पे सिर्फ अलोकेट कर रहा हूँ, उसमें मेरा कोई नया पैसा लग नहीं रहा या नया पैसा आ नहीं रहा, तो उसे मत लेना इस स्टेटमेंट में। हम एफएम में इस चैप्टर में सिर्फ इनफ्लो और आउटफ्लो के साथ कंपैरिजन करते हैं, इसीलिए हम डेप को भी वापस ऐड करते हैं। तो ये ओवरहेड आया है तो ध्यान रखना इस बात का। चलो नीचे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ो। इनिशियल स्टॉक ऑफ मटेरियल बिफोर कमेंसमेंट, मतलब जब हमने ये शुरू किया तब हमें कितना मटेरियल रखना पड़ेगा? 60 लाख का मटेरियल रखना पड़ेगा स्टार्ट ऑफ ईयर 1 पे। स्टार्ट मतलब हो गया भाई ईयर 0, स्टार्ट ऑफ ईयर 1 मतलब ईयर 0 ही हो गया ये। 60 लाख का हमें क्या मेंटेन करना पड़ेगा? मटेरियल, ठीक है। ऊपर देखो क्या दे रखे थे, ऊपर मटेरियल कंज्यूम थे सारे, क्या थे? तो वो तो मटेरियल जो कंज्यूम है वो है, लेकिन उसके अलावा ये नीचे दे रखा है कि हमें स्टार्ट करते वक्त ही 60 लाख तो कम से कम रखना पड़ेगा। इसका क्या करेंगे अभी देखते हैं, आगे पढ़ो। और वही मटेरियल एंड ऑफ ईयर 1, 2, 3 में 165 लाख हो जाएगा। मतलब देखो यहाँ से शुरू करूँगा ना मैं, जब ईयर 0 से, तो 60 लाख लेके चलूँगा, उसके बाद ईयर 1 पे, 2 पे और 3 पे, ठीक है। यहाँ 165 कर लूँगा मैं, तो वही यहाँ मेंटेन रहेगा और वही यहाँ मेंटेन रहेगा। और ये प्रोजेक्ट मेरा 4 साल का, मतलब रेवेन्यू मुझे 4 साल के दे रखे हैं, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ 4th ईयर, अब जब चौथा साल आएगा तो ये कितना हो जाएगा? नहीं। तो मतलब ऐसा कह सकता हूँ मैं कि ये मटीरियल यहाँ तक रिलीज हो जाएगा। कंज्यूम तो हर साल ही हो रहा है मटीरियल। ये पिक्चर से आप समझो तुम क्या कहना चाहते कवि, कि ये जो है ना, ये वर्किंग कैपिटल की बात कर रहा है कि हमें एडिशनल रखना पड़ेगा अपने पास। कंजम्पशन तो की तो बात ऊपर हो ही नहीं थी, अभी मैं ईयर 0 पे खड़ा हूँ, तो मेरे को 60 लाख का तो माल पहले लाके रखना पड़ेगा ये काम शुरू करने के लिए। तो ये 60 लाख तो मेरे उलझ गए ईयर 0 पे। उसके बाद ईयर 1 आते आते 165 हो गया है, तो 105 और लग गए मेरे। 60 तो थे ही, 105 और लग गए, ये भी आउटफ्लो हो गया। अब ये 165 लगे हुए रहेंगे बिजनेस में, इससे मेरे को कोई इनफ्लो नहीं होगा, क्योंकि जो मटेरियल ऊपर कंज्यूम हो रहा है वो माल बनता जा रहा है, बिकता जा रहा है, बनता जा रहा है, बिकता जा रहा है, तो वो इनफ्लो आउटफ्लो ऊपर तो आ ही रहे। अब ये 165 तो मैं मेंटेन ही करके चल रहा हूँ। अब जब 4 साल में प्रोजेक्ट मेरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि 4 साल के इनफ्लो है मेरे पास, और 4 साल में मशीन भी बेच दूंगा मैं, तो ये 165 नील हो जाएगा, मतलब ये वापस रिलीज हो जाएगा। तो ये 165 मुझे वापस मिल जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि पैसा लग आज रहा है और अपन तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी से चलते हैं, और मिलेगा बाद में। तो जब लगेगा तब तो ईयर 0 पे लूंगा और ईयर 1 के हिसाब से लूंगा डिस्काउंटिंग फैक्टर, और जब मिलेगा तो वो चौथे साल में मिलेगा, तो चौथे साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करूँगा, तो इसमें फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। बस याद रखना, जितना आउटफ्लो है उतना इनफ्लो भी है। जितना लगा है 60, ये 165 हुआ है यहाँ पर, तो बीच में कितना और लगा है? 105 लगा है। तो ये 165 मुझे वापस तो मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? चौथे साल में। तो ये रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल में आएगा। किसमें आएगा ये? इसकी डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी। हमें क्या करनी पड़ेगी? डिस्काउंटिंग, क्योंकि ईयर 4 पे मिलेगा। और एक और बात, तुम बताओ ये बात तो, कि ये जो मैंने बताया इनफ्लो आउटफ्लो वाला, पहले तो ये समझ में आया सबको इनफ्लो आउटफ्लो वाली चीज़, कि आज आउटफ्लो होगा वो और 4 साल बाद वही इनफ्लो होगा, क्योंकि जितना पैसा मैं लगाऊंगा, उलझाऊंगा, बोलूँ तो सही रहेगा, उलझाऊंगा, उतना पैसा प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद मुझे वापस रिफंड भी हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल वैसे भी वापस मिल जाती है, अनटिल एंड अनलेस कि कुछ स्पेशल बोला हो तो। अब मेरे को एक बात बताओ, इसमें कुछ टैक्स का नाटक होगा? कुछ भी टैक्स बेनिफिट, कुछ भी टैक्स का कुछ इशू आएगा इसमें?
आया ना तो बोल देव, नहीं आना चाहिए। क्यों आएगा, क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। अब वो खरीदा है ना, बेचा है ना, कुछ करा है, मैं स्टॉक मेंटेन कर रहा हूँ अपनी जगह पे, कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, ये मेंटेन करने से कुछ स्टोरेज कॉस्ट एक्स्ट्रा लगती हो या कोई मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जाती हो, कुछ अलग बात है, बट इस ट्रांजेक्शन से तो टैक्स का कुछ भी लेना देना नहीं है, चीज़ याद रखना। नेक्स्ट, स्टोरेज ऑफ मटेरियल विल ये मटेरियल को स्टोर करने से मेरे को एक एडिशनल स्पेस चली जाएगी जिसको मैं रेंट आउट कर सकता था 30 लाख में। ये होगी मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसको मैं वो जो बनाऊंगा स्टेटमेंट उसी में ले लूँगा 30 लाख। और लेबर में 40 वर्कर्स है हुज ट्रांसफर टू दिस प्रोसेस विल रिड्यूस आइडल टाइम 45 लाख ईयर 1, 30 लाख इन ईयर 2। इसको सुनो जरा। अभी क्या होता था कि मैंने पहले ही कहा तुम्हें कि ये मेरा एक्स्ट्रा काम है। मैं पहले ऐसा कचरा वचरा नहीं बनाता था, कचरे से माल नहीं बनाता था, मैं तो कचरा किसी को फेंकवा देता था। और 1.5 करोड़ रुपए अगर मैं कचरा फेंकवाने का दे रहा हूँ तो मेरा तो ओरिजिनल एक्टिविटी तो जने क्या ही होगी मेरी, उसका तो यहाँ जिक्र ही नहीं है। अब मैं एक नई चीज़ में आया हूँ जिससे मैं कचरे को भी प्रोसेस करके माल बना रहा हूँ, तो मेरा वो काम तो चल ही रहा है जिसकी कोई यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब वो काम जो चल रहा था वहाँ मेरी क्या 45 लेबर ऐसी थी जो फ्री बैठी रहती थी, ठीक है, क्योंकि वो जैसे 8 घंटे का ड्यूटी होता होगा उनका, 6 घंटे काम कर लेते होंगे, अब 2 घंटे कोई काम नहीं होता होगा, तो मैंने वो सारे फ्री टाइम को यूटिलाइज करने के लिए उन 45 लेबर को भी इधर लगा दिया। और उसमें मेरे पहले साल में 45 लाख रुपए और दूसरे साल में 30 लाख रुपए बच गए। तो बताओ, ये 45 लाख रुपए और 30 लाख रुपए जो बचे, ये मेरी कॉस्ट थोड़ी ना है, ये तो मैं उधर उनको दे ही रहा था, लग चुकी थी ये तो मैंने क्या करा कि इधर इनको यूज़ करके मेरा फ़ायदा हो गया। तो ये अब मेरी वेजेस की कॉस्ट में से मैं कम करके दूंगा, क्योंकि ये मेरा इस प्रोजेक्ट का आउटफ्लो नहीं है, तो मेरा डिसीजन मेकिंग में गड़बड़ हो जाएगा। जो इस प्रोजेक्ट में मेरी जो वेजेस दे रखी ऊपर, वो वेजेस में 45 लाख रुपए जो है वो है जो मेरे पुराने वर्कर ही मेरा उसी रेट पे काम कर देते हैं, क्योंकि वो उस टाइम में फ्री बैठे रहते थे। तो मैं ऐसा मान रहा हूँ 45 लाख रुपए मेरे इधर वो यूज़ में आ गए, लेकिन मेरे को एडिशनल कुछ भी देना नहीं पड़ा। तो ये मेरे बच गए 45 लाख रुपए पहले साल में, और दूसरे साल में कितने बच गए, 30 लाख। और लास्ट एडजस्टमेंट दे रखा, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब अपन ने बहुत सारी चीज़ें देखी है, एक एक चीज़ मतलब बराबर और टिक बराबर करना। जो वो डब्बा बना हुआ है ना, वो डब्बे की चीज़ें तो अपन ले ही लेंगे सब, लेकिन जो ऊपर नीचे चीज़ें दे रखी है, फैक्ट्री ओवरहेड में इंक्लूड अपॉर्शनमेंट ऑफ जनरल फैक्ट्री ओवरहेड। मतलब ये वही है कि सारे ओवरहेड में सिर्फ अपॉर्शनमेंट हुआ है, एब्जॉर्प्शन हुआ है, ठीक है, एक्सेप्ट एक इंश्योरेंस हमने 90 लाख का करवाया है इस वेंचर के लिए। तो मतलब उधर 165 दिख रहे हैं मुझे फैक्ट्री ओवरहेड, उसमें 90 लाख का इंश्योरेंस तो जेब से दिया होगा, और बाकी के जो 75 लाख बचे वो एब्जॉर्ब्ड कॉस्ट है, वो किसी और प्रोजेक्ट की होगी या किसी और वेंचर की होगी, वो इधर भी थोड़ी एब्जॉर्ब कर दी गई है, लेकिन एडिशनल पैसा नहीं लगा है। सेम ऐसे ही एक साल नहीं, हर साल। तो हर साल जो आपको फैक्ट्री ओवरहेड दे रखे ऊपर, उसमें आप सिर्फ 90 लाख को इंक्लूड करोगे, 90 को इंश्योरेंस को, बाकी कोई भी फैक्ट्री ओवरहेड आप नहीं लोगे, ठीक है। अब ये चीज़ अपन ने शायद, जितना मुझे ध्यान है, इलस्ट्रेशन में भी कहीं नहीं आई थी, और अनसोल्ड में तो अभी अपन 2-3 दिन से कर रहे हैं तो नहीं आई है, तो आज ही आई है ये चीज़, नई चीज़ आज हमने। क्यों? क्योंकि ओवरहेड कभी आया ही नहीं है। हम लोग सेल लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं, फिक्स कॉस्ट लेते हैं, जितनी भी कैश कॉस्ट लेते हैं वो लेते हैं, डेप लेते हैं बस, और डेप वापस ऐड कर देते हैं, क्योंकि उसका इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है, ठीक है। ये कॉस्ट तो लगी ही नहीं है, ये तो उस प्रोजेक्ट में लग गई, वो तो हमने इधर क्या करी है, सिर्फ एब्जॉर्ब करी, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ, शायद पहले भी कभी दिया था, कि अभी जैसे सपोज करो कि मैं यहाँ पे विकास को सैलरी दे रहा हूँ, है ना, और साथ में अभी मान लो मैंने एक कोचिंग और खोली। अब मैंने मैंने कहा कि यार विकास देगा, अपने क्या है कि यहाँ पे 2 बैच जो अपने चलते थे ना, वो उस कोचिंग में चलेंगे, तो 2-3 घंटे तू यहाँ कम आकर उधर चल जाएगा, ठीक है, तो तेरे को मैं एक्स्ट्रा जो पेट्रोल वगैरह खर्चा है वो दे दूँगा, पर तेरा आवर्स नहीं बढ़ा रहा मैं। तो अगर 5 बजे तक रुकता तो 5 ही रुकेगा, बस 2 बजे तक यहाँ रुका कर, 3 घंटे तो अभी वहाँ देख लिया अगर थोड़ा, तो 2-3 महीने। तो ये जो मैं 3 घंटे उसे वहाँ भेज रहा हूँ, सैलरी तो मेरी वही लग रही है जो मैं यहाँ देता हूँ वहाँ देता। अब मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा करना चाहूँ कि अगर विकास की सैलरी 20 है तो अपन ऐसा कर सकते हैं 15 इधर और 5 उधर, तो ये अलोकेशन मैं बिठा रहा हूँ। अगर मैं वो कोचिंग नहीं भी खोलता तो भी मेरी जेब से तो यहाँ से भी 20 जा ही रहे थे, और वहाँ पे भी खोलूँ, तो जब तक नया बंदा नहीं रख रहा तो मैं ऐसा समझ लूँ अपनी
सोच के लिए कि 15 इधर लग रहे हैं और 5 उधर लग रहे हैं, लग तो वही 20 रहे। तो इसलिए जब मैं उस प्रोजेक्ट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रेवेन्यू सब कैलकुलेट करूंगा तो उसमें विकास के 5,000 को इंक्लूड नहीं करूंगा डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि वो मेरे एक्स्ट्रा थोड़ी ना लग रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं उसको अगर पेट्रोल वेट्रोल का कुछ एक्स्ट्रा खर्चा दे रहा हूँ तो वो मैं इंक्लूड, जैसे इन लोगों ने इंश्योरेंस कराया 90 लाख का, तो ये इंक्लूड करेंगे अपन। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वो थोड़ा एहसान किया है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे रखे हमें 14% के हिसाब से। आप एडवाइस दो कि भाई इनको मशीन लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, बिल्कुल बड़े एडवाइस देंगे अपन इनको। चलो ईयर 1 2 3 और 4, पहले अपन इनफ्लो का पूरा बनाते हैं सेल वगैरह लेकर, और आउटफ्लो में भी इसमें बहुत सारी चीजें आएगी अभी जो बताई है मैंने, तो वो भी लेंगे अपन लोग। ये वाला है सेल्स तो ले लो पहले पूरी फटाफट। इसमें ना एक जना टेस्ट बोलता जाना है। 966 1254 1254। अब मेरी बात सुनो, खर्चे तो अभी लूंगा मैं सारे, वो 1.5 करोड़ रुपए मेरे बच जाएंगे, वो सेविंग है मेरी, तो अब सारे खर्चे लूंगा तो इस सेविंग को इधर ऐड कर दूं मैं सेल में ऊपर ही, तो ऐड करो सेविंग इन रिडक्शन ऑफ वेस्टेज कॉस्ट। सही लिखा है क्या? या वेस्टेज कॉस्ट की पूरी रिडक्शन भी क्या हुआ, जीरो ही हो गई। हो तो कितने देने पड़ते हैं मुझे? 150 लाख। ये सब लाख में ही है क्या? तो 150। और एक बात सुनो मेरी, 90 लाख रुपए उसको एक्स्ट्रा भी देने पड़ेंगे, वो तो एक वन टाइम देने, तो उसे मैं आउटफ्लो में लूंगा। और ये मैं इनफ्लो मान लिया मैंने। इनफ्लो क्यों मान लिया? क्योंकि ये 150 लाख मेरे बच गए। अब मैं कचरे को प्रोसेस करके उधर बनाऊंगा तो वो तो माल अलग बनेगा और बिकेगा, वो फायदा तो होगा जो होगा ही सही। लेकिन ये 150 तो मैंने फ्रंट अवे पहले बचा ही लिए उसको ना देकर। ठीक है, ये प्रोजेक्ट मेरे हिसाब से विन विन ही साबित होगा, बिना डिस्काउंटिंग वगैरह भी करें। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कि इनकी कॉस्ट ज़्यादा आ जाए रेवेन्यू से तो अलग बात है। वेजेस तो वेजेस में ही ले लूंगा ना, वेजेस दे तो रखी है उसने, तो वेजेस लग भी तो रही है मेरी और सेविंग भी हो रही है, तो नेट करके ले लूंगा। तो इसको मैं टोटल करके ए दे देता हूँ। लेस खर्चे बताते जाओ। पहले क्या है? मटेरियल, जल्दी जल्दी बोलो एक जना। 90 फिर वेजेस, अब इसमें 225 है और उसमें 45 की सेविंग है पहले साल में। वेजेस है ना 225, कितनी हो जाएगी? 180। हाँ, ये मटेरियल की कॉस्ट क्यों ले रहे हैं सर? हाँ? कि जो हमारा वेस्ट बन के निकला उसको ही तो प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो तो उसकी कॉस्ट हमने वहाँ ले ली होगी ना। अबे बावली पिक्चर, तो कचरा के कचरा ही बेच देगा। प्रोसेस करके बनाने में उसके कचरे के अंदर कोई और ऐसा मटेरियल डल रहा होगा जिससे वो फिनिश गुड बने, वो तो कचरा है, ऐसा कैसा बेच देंगे? और ऐसा ऐसा बेच देंगे तो उसको 1.5 करोड़ रुपए या झक बनाने के दे दिया, शुरू से ही बेच देते ना। 195 इधर माइनस करके बताया तुमने, और तीसरे और चौथे में। अब देखो ये तीसरे और चौथे साल में क्यों सेविंग नहीं हुई, तो इसका शायद ये रीजन होगा कि वो जो आइडियल लेबर थी वो तीसरे साल से किसी और काम में लग जाएगी अब, तो फिर अब हमें यहाँ पे पूरी देनी पड़ेगी वेजेस, वो उनको हम यहाँ यूटिलाइज नहीं करेंगे। ये भी बस ऐसे ही बोला मैंने, यहाँ तो कुछ लिखा हुआ तो है नहीं, क्योंकि आया ना दिमाग में कि 2 ही साल में सेविंग क्यों हुई, तीसरे और चौथे में भी तो होती। चलो नेक्स्ट, और खर्चे। फिर अदर एक्सपेंस के बारे में कोई डिटेल नहीं है तो सब कैश में ही मान के ले लुआ लो, पूरा ही बनेगा मेरा भाई। 120 इंश्योरेंस
डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स वाला ही है तो ले लो, ये बाद में ऐड करेंगे फिर 150। अब मैं एक बार देख लेता हूँ अच्छे से। इस पैराग्राफ में 150 वाली चीज़ मैंने ले ली, 90 वाली चीज़ मैं आउटफ्लो में लूँगा। इधर आते हैं तो मशीन की कॉस्ट या आउटफ्लो में आएगी, फिर मशीन कितने भी चीज़ सैलवेज वैल्यू ये चौथे साल में लूँगा मैं, है ना, चौथे साल में लूँगा इसको मैं। और सेल और डायरेक्ट कॉस्ट तुम्हारे ये, फिर ये डब्बा मैंने बना लिया पूरा। फिर ये स्टॉक वाली चीज़ मैं आउटफ्लो में लूँगा। उसके बाद ये स्टोरेज ऑफ मटेरियल से एडिशनल स्पेस मेरी होगी जो 30 लाख रुपए मेरे जाएंगे अपॉर्चुनिटी, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लूँगा मैं। अपॉर्चुनिटी कितनी है? 30 और अब बच्चों देखो, कल मैं यही चीज़ कर रहा था लेकिन वो नेट ऑफ कॉस्ट दे रखा था, नेट ऑफ टैक्स मैंने देखा नहीं था, तो फिर वो गलत हो जाता कल, इसीलिए अलग से टैक्स वैक्स निकालने के बाद अलग से लिया, क्योंकि वो तो टैक्स, अब ये नेट ऑफ टैक्स नहीं है, तो जब मैं टैक्स माइनस करूंगा तो वो ये 30 पे भी लगेगा, तो इसका क्या कंक्लूजन निकलेगा बराबर समझना। मैंने यहाँ 30 को खर्चा माना, तो इसका क्या मतलब निकला कि अगर मैं 30% टैक्स देता हूँ तो 30 का 30% 9 लाख रुपए, तो मेरी जेब से कितने लगे? 21 ही लगे। और उधर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाले कंसेप्ट से सोचूं तो क्या कि अगर मेरे पास रेंट भी 30 आता तो सरकार 30% टैक्स ले जाती, तो मेरे पास तो 21 ही बचते, तो वो 21 ही बैठेगा। एक बार फिर समझा देता हूँ। यहाँ पे जब मैंने इसको खर्चा माना, तो जब मैं अपनी इनकम में से खर्चे माइनस करूँगा तो मेरे को टैक्स देना है। तो अगर मेरी इनकम ये 1000 रुपये है और उसमें से मैंने 30 माइनस कर दिया तो मेरा टैक्स अब 970 रुपये पे ही लगेगा। तो ये 30, जो कि हम जानते हैं कि हर खर्चा अपने साथ क्या लेकर आता है? टैक्स बेनिफिट। तो अगर मैं ये बोलूँ कि 30 लगे हैं तो मैं बोलूँगा 30 नहीं लगे हैं, इस पे 30% का टैक्स बेनिफिट मिला है, तो कितने लगे? 21 ही लगे इधर से। और उधर वाले कंसेप्ट से सोचूं तो अगर ये मटेरियल मुझे ना रखना पड़ता तो ये 30 लाख रुपए मुझे रेंटल इनकम आती, लेकिन जब रेंटल इनकम आती तो सरकार 30% टैक्स ले जाती, तो मेरे पास कितने बचते? 21 ही बचते 30% टैक्स देने के बाद। ठीक है, अब ये 30 ले लिया मैंने, 90 भी मैंने ले लिया। मेरे हिसाब से ये हर साल आने वाली तो सारी चीज़ ले ली मैंने। ठीक है, करो इसको टोटल और इसको बी दो। 948 आया। तो अब आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स ए माइनस बी। यार बेटा अब गर्मी लग रही है, खोल लूँ क्या? ये भी बोल रहा है हाथ तो। लेस करो टैक्स, कितना है? बताओ, फिर बाद वाले बताओ, स्टेज कराओ तुम्हारे। 319 302 यही बताई दो यार, ये खाली खाली अच्छा ही लगता। 528 जो तुमने बोला था वो है। क्या बोला था तुमने इधर? 528 हाँ 528। ये कोई भी गलत निकला है ना फाइनल में, मैं देख लेना बराबर सब सही है। पॉइंट की तो ऐसी तैसी कराओ तुम्हारी, ठीक है।
ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 10th ही है ना ये? हाँ 10th ही है। मतलब अरे कुछ आगे पीछे लिया होगा, रुक जाओ 1 मिनट। 30 तो लिया है, और क्या नहीं लिया उसने? 150 नहीं लिया। हाँ लेकिन वो 150 उसने पीछे ले रखे हैं यार, चारों बाउला है, आउटफ्लो में लिए हैं देखो, 150 150 150, फिर उस पर 45 का टैक्स भी लिया है उसने, और शायद 30% ही होता है 45, तो 150 और 45 105 हो गए। ठीक है, छोड़ो इसको, तो पागल का बच्चा है। फाइनल चेक करेंगे अब तो एनपीवी मिलेगी हमारी बस 528 रुपये, छोड़ो इसको। ठीक है, ये देखो तुम, हो गया है? अबे तो स्टेप मार्किंग क्या है? ये चीज़ को इसने 150 को उठा के उधर लिए, किसकी? उसकी भाई मर्जी, उधर ले लेना इसको, वैसे तो ये इधर ही लेना चाहिए। ठीक है, सही बात है, जैसे मुझे भी नहीं आया अभी। डेप लो, डेप लो। अबे प्रैक्टिस क्या होती है? वो एक 25 क्वेश्चन दिए होंगे ऐसे तरह के तेरे को, 150 114 84 और 63 416 454 382। मुश्किल है, चलो ये हो गया। अभी तो आउटफ्लो भी बनेगा इधर, और अभी इनकी डिस्काउंटिंग होगी। अब मेरी बात सुनो, हाँ 4 ही क्वेश्चन है, 4 साल नहीं ना, ये 5 साल होते तो 5 क्वेश्चन होते हैं। अब श्रुति जगी हुई है ना बेटा? अब 150, मेरी बात सुनो, ये इसमें अब मैं इनफ्लो तो मैंने सारे ले लिए, आउटफ्लो भी बना दूंगा मैं। एक चीज़, अभी मशीन भी बिकी है, मतलब 4 साल बाद बिकेगी, तो वो सैलवेज वैल्यू भी लूँगा मैं ईयर 4 में। ठीक है, तो वो ईयर 4 में 60 लाख की बिकेगी, और 45 लाख तो उसके खर्चे में ही लग जाएंगे, तो बचेंगे कितने? 15। तो 15 पे भी टैक्स लगाना है 30%। अब एक कैपिटल गेन की अगर मैं पिक्चर देखूं तो कॉस्ट माइनस करके इंडेक्सेशन वगैरह सब करना पड़ता है। ऐसे कैसे लगा दूंगा? तो सीधे कोई जीएसटी थोड़ी लगाना है कि 15 रुपये में बिका है, 15 पे 30% जीएसटी। ठीक है, अगर टैक्स लगा रहे हो तो कायदे कानून से ही लगना चाहिए टैक्स, इस पर कैसे लगेगा टैक्स? ठीक है, इंडेक्सेशन तो है ही नहीं, तो सीधे सीधे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि बस जो वैल्यू आ रही है वो लेनी पड़ेगी इनफ्लो में, अभी टैक्स को इग्नोर करना पड़ेगा ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो अब यहाँ ले रहा हूँ मैं ईयर 1 2 3 और 4। अब सुन लो 2 मिनट। और यहाँ ले रहा हूँ मैं ये कैश इनफ्लो जो इतनी मेहनत से निकले हैं, टैक्स वैक्स हटाने के बाद, डैम जोड़ने के बाद 469। तुम्हारी कोई भी कैलकुलेशन गलत हुई ना, मैं मिला नहीं पाऊँगा, उसका अलग चलेगा, अपना अलग चलेगा, सब सही है ना ये? ठीक है, 454 और 382, और 4th ईयर में ही मैं सैलवेज भी ऐड कर दूंगा 15 रुपये। और अब ले लूँगा मैं इनके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो इनकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगी, कैश इन एकदम प्यार से आएगा 0.877 769 674 52 और इधर भी 592। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो, लूंगा ना आउटफ्लो में, लूंगा भी, सब लूंगा। 1421 भाई कर लो, एक एक करके करो, पटेलो 411 पॉइंट भी लेना भाई, लाखों में है। ठीक है, तुम 2 रुपये ना छोड़ो किसी के। क्या राउंड ऑफ कर दिया यहाँ पे? चलो बताओ, अभी तो ये तो बताओ। 411 305.99 तो ले ले 6 यार, बड़ा जो है।
हाँ वहाँ तो सोचा नहीं तुमने। हाँ बताओ सेकंड वाला बताओ। 309.904 अरे कभी 2 डिजिट बताते हो पॉइंट के बाद की, कभी 3 बताते हो, कभी बताते ही नहीं हो। बहुत हो 305.996 226.114 अरे तू ऐसा भी तो हो सकता है मैं सुनना नहीं चाहता। हो गया ये, ठीक है। अब कैश आउटफ्लो की सबसे पहले उसमें आएगी कॉस्ट ऑफ मशीन, जो पड़ेगी, ये सब लैख में है ना, 600 लाख, ठीक है। हाँ नहीं दिख रही, कर ले थोड़ा सा। चलो हाँ, अब ऐड कंपनसेशन जो लगेगा कितना, 90 लाख। फिर ऐड इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल लगेगी ना, तो वर्किंग कैपिटल कितनी लगेगी, नहीं पहले तो ईयर 0 पे लगेगी 60, फिर वापस लगेगी एंड ऑफ ईयर 1 पे 105, लेकिन वो एंड ऑफ ईयर 1 पे लगेगी तो उसकी डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी, तो 0.877 0.8 ये तो लगेंगे। अब एक बार ये 105 और 60 165 हो गए ईयर 1 पे, तो बोला ईयर 2 पे और ईयर 3 पे भी यही रहेगी और ईयर 4 पे 0 हो जाएगा, तो ईयर 4 पे पैसा वापस मिल जाएगा। तो वो पैसा जो वापस मिलेगा वो इधर तो लिया नहीं है मैंने इनफ्लो में, तो वो मैं इधर से ही लेस कर दूँ, लेकिन तो वो मैं बोल दूंगा लेस करूंगा रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल, लेकिन वो मुझे मिलेगी एट द एंड ऑफ ईयर 4, एंड ऑफ ईयर 4 में मिलेगी मुझे वो वापस, तो मुझे मिलेंगे 165 रुपए, लेकिन चौथे साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर है 0.592 90.68। ये भी लो, ये तो सही करना है एक बार में। 744.405 ये कैश आउटफ्लो आएगा, ये आएगा कैश, हाँ ये लेस किया है ना, ब्रैकेट नहीं लगाया था, तो ये आया कैश इनफ्लो और लेस करेंगे कैश, इधर कर देना सब चीज का आर्थिक ही करेगा, कैश आउटफ्लो ये 744.405 527.832 NPV। चेक करो फाइनल आंसर। तुम लोगों को पूरी लेनी चाहिए थी फिगर। अब एक बार इसके आंसर में देख लो, अपन ने कोई फिगर तो मिस नहीं करी ना, प्लस माइनस की गलती तो तुम वहां पे भी करोगे ही सही, कैलकुलेटर लाओ होने के बाद भी। एक बार हल्की हाथों से नज़र फेर लो जल्दी से, देखो सेल ले ली, मटेरियल कंजम्पशन वेजेस 180 195 लिए, मैंने भी 180 195 लिए, अदर एक्सपेंस लिए हैं, इंश्योरेंस में मैंने 90 लिए हैं, लॉस ऑफ रेंट मैंने भी 30 लिया, डेप्रिसिएशन ऐड करके लेस किया है, लेस करके ऐड किया है। चलो पीछे आओ, मशीन 600 मैंने भी लिया है, 60 मैंने भी लिया है, 90 इसने भी लिया है, मैंने भी लिया है ना, और 105 इसने ईयर 1 पे लिया है, मैंने भी ईयर 1 पे लिया है। फिर कॉन्ट्रैक्ट में 150 रुपये बचाए इसने, तो वो मैंने भी बचाए इधर 150 रुपये, ये रहे सेविंग मेरे। उस पर इसने 45 का टैक्स अलग से लिया, मैंने नहीं लिया है, क्योंकि मैंने 150 जब यहाँ ऐड किया था तो मेरा टैक्स तो अपने आप सब कुछ इंक्लूड करके ही आया था। फिर ये इंक्रीमेंटल प्रॉफिट नीचे से उठा के लाया,
306 वगैरह, फिर इसने डेप वापस से ऐड किया, ये उधर भी कर सकता था तो उधर भी तो करा था इसने। ओहो बहुत टाइम है, बहुत अति टाइम है। देखो तो सही, सेल में से खर्चे माइनस करके वहाँ पे प्रॉफिट निकाला, फिर उस प्रॉफिट पे टैक्स भी निकाला, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी निकाला, फिर सोचा नहीं ये अच्छा नहीं लगा तो फिर निकाला तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लेकिन लिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में टैक्स यहाँ पे वापस निकाला 91.8 जो पीछे के ही है। ठीक है, अब ये तो मेरा ज़्यादा सही है यार, अभी इसे तो इंस्टीट्यूट यहाँ तेल लेना है, ऐसे तो मैं नहीं करता। ठीक है, ये तो तुम्हें अब कार्तिक ये तो कैसे क्लिक करेगा कि वहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स करना। रुक जाओ, तो ये देख लो एक बार और। फिर डेप्रिसिएशन ऐड बैक किया है, वो तो हम करते ही सही डेप्रिसिएशन ऐड बैक, तो ये सब तो इसी टेबल में हो जाना चाहिए था, इसको यहाँ लाने का कोई सेंस नहीं बनता था। 15 की प्रॉफिट ऑन सेल इसने भी लिए, प्रॉफिट ऑन सेल 15 की अपन ने भी सेलवेज में लिए, है ना। बस फिर डिस्काउंटिंग करिए, सब कुछ सही है। ठीक है, तरीका थोड़ा सा अपना ज़्यादा सही है। पॉज कर दे स्टाइल से। क्वेश्चन नंबर 11 ज़ैपलिन लिमिटेड की एक मशीन है, 3 साल से चल रही है और मशीन की यूजफुल लाइफ 5 साल है, सैलरी वैल्यू 0 आपका था और उसकी करंट मार्केट वैल्यू 2 लाख है। मतलब ये मशीन एग्जिस्टिंग मशीन है हमारी, है ना, और ये हम 3 साल से काम में ले रहे हैं। ठीक है, 3 इयर्स एगो खरीदी थी अपने से और अभी इसकी जो रिमेनिंग लाइफ है वो 5 इयर्स है, तो इसकी टोटल लाइफ हो गई 8 साल और इसकी सैलरी वैल्यू हो गई 0। करंट मार्केट प्राइस अगर अभी बेच दूं मैं इसको तो 2 लाख में बिक जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन पहले बहुत आते थे, मैंने शीट में भी आगे डाल रखे हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, इस चैप्टर में इतना वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आ गए हैं कि मतलब हर तरीके से डिसीजन मेकिंग करा जा सकता है, हर चीज के ऊपर, मशीन के ऊपर, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर भी, ये बोला वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर। इस चैप्टर से हमें ये भी सीखना चाहिए कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी कभी कोई ऐसे सिनेरियो आए तो हमें इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा है वो हमें हमेशा अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, हम करते नहीं अलग बात है, उसमें हम लोग कॉस्ट और रेवेन्यू, तो जैसे अभी ईवी का चलन है तो किसी को ईवी लेनी हो तो उसे देखना ही चाहिए कि आज ईवी कितने की आएगी, ईवी की मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है, पेट्रोल की कितनी है। पेट्रोल अगर मेरा एवरेज देखूं मैं कि मैं हर महीने में इतनी गाड़ी चलाता हूँ तो 5 साल तक मैं इतनी गाड़ी चलाऊंगा, उसमें पेट्रोल का कॉस्ट क्या आएगा और इलेक्ट्रिसिटी का ये आएगा। और ईवी का जो है मेंटेनेंस ज़्यादा होता है, 5 साल में बैटरी वापस से चेंज होती है, 1.5-2 लाख रुपए की सिर्फ बैटरी डलती है, तो वो कॉस्ट अगर पेट्रोल की कॉस्ट को से ज़्यादा है तो हमारे लिए ईवी अभी भी फिजिबल। इसीलिए लोग स्टडी में ये कह रहे हैं कि ईवी अभी और 10-20 साल 30 साल तक इंडिया में पेट्रोल व्हीकल का ही राज रहने वाला है ये इस कॉस्टिंग के साथ। जब तक ये कॉस्ट कम नहीं आएगी, इसका मेंटेनेंस कम नहीं होगा, ठीक है, वो तब होगा प्रोडक्शन बढ़ेगा जो भी होगा, लेकिन तब तक इसके पावर स्टेशन उतने नहीं आएंगे। तो इसमें डिसीजन मेकिंग हमारे काम आ गए। हम कभी लेने की सोचे तो मेरे कुछ दोस्त सोच रहे थे ईवी लेने, ठीक है, तो हम लोग कार में बैठे बैठे बस यही कैलकुलेशन कर रहे थे, तो कंक्लूजन क्या निकला कि नहीं लेनी चाहिए, बस ऐसे ही बैठे बैठे, जबकि हम लोग उसमें डिस्काउंटिंग भी नहीं करी, मतलब सिर्फ प्लेन कॉस्ट नहीं, इधर इतनी लगेगी इधर इतनी, फिर डिस्काउंटिंग भी करना हो तो क्या बड़ी बात है, 9%, 8%, 10% की रेट से वो भी कर लो तो और बेटर रिजल्ट आता है। तो हमें चैप्टर काम में लेना चाहिए अपनी कोई भी डिसीजन मेकिंग, बड़े प्रोजेक्ट है ना, तो राशन वाशन लेने जाओ उसको करने बैठ जाए, ठीक है, उसमें तो वो भी नहीं करती। मतलब 11 कंपनी कंसीडर कर रही है नई मशीन खरीदने का, एक्जिस्टिंग मशीन इतने की है, पुरानी मशीन इतने की है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मशीन है पुरानी वाली की, क्या मतलब है पुरानी की कॉस्ट से कोई मतलब ही नहीं, पुरानी आज बेचूंगा तो 2 लाख में बिक जाएगी, नई 10 लाख की है, इसकी लाइफ 5 साल है, इसकी 8 से भी कोई मतलब नहीं क्योंकि 3 साल चल चुकी है, इसकी भी लाइफ कितनी बची है, 5 ही बची है, सैलरी वैल्यू इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, आउटपुट ये 30 का देती है, 75 का देगी, सेलिंग प्राइस तो वही रहेगा ऑब्वियसली, आर्स भी वही रहेंगे, मटेरियल कॉस्ट भी वही रहेगा और लेबर की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी क्योंकि अभी पुरानी वाली में शायद वो
पुरानी वाली में 40 रुपए लेबर लग रहे हैं, लेकिन बड़ी वाली में कितने लग रहे हैं? 70 लग रहे हैं। ठीक है, तो शायद पुरानी वाली फुली ऑटोमेटिक होगी, ये नई ऑटोमेटिक नहीं हो, वैसे उल्टा होता है, नई लेने से वैसे भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी कारण होंगे, लेकिन यहाँ पे लेबर की कॉस्ट बढ़ेगी। इनडायरेक्ट कॉस्ट यहाँ 50 लगती थी, यहाँ थोड़ा वेस्टेज ज्यादा होगा तो कितनी लगेगी? 65 लगेगी। यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल जगह है, ये मजा आता। कंपनी WDV मेथड यूज करती है डेप्रिसिएशन का, और ब्लॉक ऑफ एसेट कांसेप्ट से चलते हैं भाई। किससे चलते हैं? समझते हो ब्लॉक ऑफ एसेट कांसेप्ट? ये बात बता देता हूँ, अभी तो बता रहा हूँ मैंने कितनी प्रोसेस पढ़ी है। नहीं आपने तो पढ़ी है ना। चलो, ब्लॉक ऑफ एसेट कांसेप्ट क्या कहता है भाई कि ये एक डब्बा है, डब्बा, ठीक है, ब्लॉक है, तो आप लोगों को पता है कि उसके अंदर जितनी भी एसेट रहेगी सब पे एक ही रेट से डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। तो ये 3-4 नियम होते हैं कि भैया अब उस डब्बे के अंदर जितनी भी एसेट है, अब जब वो एसेट जाएगी तो उसका सेल वैल्यू उसमें से माइनस हो जाएगा, आएगी तो परचेज वैल्यू प्लस हो जाएगा, और डब्बे का जो भी WDV बचेगा प्लस माइनस करने के बाद उसके ऊपर टैब लगेगा। दिनों की कैलकुलेशन को इग्नोर करना है कि कब खरीदा था और कब बेचा था, उससे कोई मतलब जो अपन अकाउंट्स में करते हैं टिपिकली कि 15 दिन का लगाया, 20 दिन का लगाया, 25 दिन का टैब लगाया, 1 महीने का लगाया, 1 महीने मैंने चलाई, 11 महीने पूरे चलाई, अपन यहाँ पे वो सब पागल बने नहीं करते। अगर हम ब्लॉक ऑफ एसेट करते हो तो डब्बे में जितनी भी एसेट आती जाएगी सब पे एक ही सिंगल रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा, अगर वो ब्लॉक को वो एसेट रिप्रेजेंट करती है तो ये होता है। फिर इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट रूल क्या होते हैं कि अगर आप 182 डेज से पहले वाली चीज वो तो यहाँ दिख भी नहीं थी, तो वो डेज की कैलकुलेशन तो यहाँ नहीं करें। लेकिन फिर तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर मान लो एक ब्लॉक ऑफ एसेट 15 लाख है और एक एसेट मैंने उस ब्लॉक में से बेच दी 16 लाख में, कैलकुलेशन खत्म हो गया, क्योंकि मतलब उस एसेट उस ब्लॉक में और 10 एसेट भी पड़ी हुई है तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम्हारी 15 लाख की चीज की तुम्हें ऑलरेडी 16 मिल गया था, इनकम टैक्स तुम्हें डेप्रिसिएशन क्यों देते हैं? अब वो एसेट तुम यूज कर रहे हो लेकिन उसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिला। सेम उसी प्रकार से अगर मान लो 15 लाख की तुम्हारे पास सारी एसेट है और तुमने सारी एसेट 12 लाख में बेची, तो भले तुमने 12 लाख में बेची है लेकिन अब 3 लाख पे टैक्स नहीं लगा, भी एसेट नहीं तुम्हारे पास, वो तब पूरा क्या हो चुका है? खाली है। फिर कैपिटल गेन वगैरह कैलकुलेट होता है। ये ब्लॉक ऑफ एसेट का कांसेप्ट होता है, वो भी नहीं आता था, ठीक है, मेरी को कितनी पुरानी याद है। तो ये ब्लॉक ऑफ एसेट के कांसेप्ट के लिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है तो सुनो मेरी बात। इस क्वेश्चन को अपन लोग इंक्रीमेंटल अप्रोच से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये तुम्हें यही तो बताना है क्वेश्चन कि भैया मैं एग्जिस्टिंग मशीन को ही चालू रखूं या नहीं खरीदूं। और जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो बेस हमेशा सेव रखता है वो। देखो इसको बराबर 3 साल चलाया ताकि, और इसकी लाइफ 8 साल की ताकि ये और 5 चल सकती है, और इसकी लाइफ भी 5 ही, क्योंकि ये भी 5 साल हो, श्रुति आंख हो जाती है तू, ये भी 5 ही साल चलेगी और ये भी 5 ही साल चलेगी, ठीक है। सेल वैल्यू थी दोनों की, ठीक है, यूनिट्स अलग अलग कर दी, इसकी अलग इसकी अलग, किससे चलेंगे अपन इसको? तो फिर 2 बार बनाना पड़ जाएगा, 30,000 यूनिट से पूरा बनाऊंगा, फिर 75,000 से पूरा बनाऊंगा, फिर दोनों का चेंज लूंगा, ठीक है, दोनों का चेंज लूंगा, फिर चेंज से बनाऊंगा, फिर डिस्काउंटिंग करूंगा, तो मैं इसको किससे करूंगा? इंक्रीमेंट। यही तो पता करना है मुझे। देखो इंक्रीमेंट से कैसे, अगर पुरानी वाली से मेरा टोटल रेवेन्यू आता था 50 लाख और इससे आएगा 55 लाख, तो 5 लाख ज्यादा आ रहे हैं तो यहाँ 5 लाख लगे। पुरानी वाली से मेरे खर्चे लगते थे 40 लाख, अभी मेरे लग रहे हैं 45 लाख, 2 लाख ज्यादा लग रहे हैं, यहाँ 2 लाख लगे। सारी सेल में से खर्चे माइनस करूंगा, डेट माइनस करूंगा, टैक्स माइनस करूंगा, डेट वापस से प्लस डिस्काउंटिंग करूंगा, डिस्काउंटिंग करके इनफ्लो आ जाएगी, वो इंक्रीमेंटल इनफ्लो ही आएगा, एडिशनल वाला, क्योंकि मैंने एडिशनल लिया है। अब ये मशीन जितने की भी पड़ेगी मुझे वो कॉस्ट है, वो आउटफ्लो होगी, फिर वो इनफ्लो में से आउटफ्लो मिक्स करूंगा, एनपी अगर पॉजिटिव आ गई तो ले लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। बस इसमें एक फर्क आएगा, ब्लॉक ऑफ एसेट से डेट लगाना है। अगर यहाँ ब्लॉक ऑफ एसेट का नाटक नहीं होता तो मैं क्या करता, पुरानी वाले पे अगर एसएलएम होता, नई पे भी एसएलएम होता, तो यहाँ पे जो डेट रखता और यहाँ पे जो डेट रखता, दोनों का डिफरेंस ले लेता। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक की वैल्यू लेनी पड़ेगी और उससे डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो इसमें जो कुछ वो डेप्रिसिएशन है वो कैलकुलेशन पहले मैं यहाँ करता हूँ वर्किंग मोड में, बाकी ये पूरा हो जाएगा 100%, ठीक है। करके लाना
तो पहले मैं वर्किंग नोट पे ब्लॉक वाली चीज समझाता हूँ। ब्लॉक प्रेशर से कैसे, देखो पहले अगर मैं एग्जिस्टिंग मशीन को ही यूज करूं तो इसका ब्लॉक कितना होगा। तो पहले लेता हूं मैं इसकी कॉस्ट, सॉरी जब पहले खरीदी थी कितने में खरीदी थी, 3,30,000। प्लीज देखिए, अब लेस करूं इसमें से मैं डेप ऑन ईयर 1, ऑन ईयर 2 एंड ईयर 3। तो आज की ब्लॉक वैल्यू आ जाएगी एट दी रेट कितनी है, 12 है, नहीं सॉरी 20, क्या 168, 20% है तो डेप्रिसिएशन लगाओ ना, पटेलो खत्म करो 60 22 to 40, 42 to 40, 1,68,950. Right, total. सॉरी WDP इसमें ईयर नहीं है, ईयर वर्क तो एज ऑन 4th ईयर है ना, 3 साल बाद ओपनिंग WDP, ठीक है कितना 9, ये हुआ। ये ऐसे अगर मैं अब इस मशीन को ऐसे ही कंटिन्यू रखूं तो अब इस पे लगता रहेगा 168 में, लगता रहेगा 168। अब दूसरा अप्रोच कि अगर मैं इसको बेच दूं तो फिर मेरा ब्लॉक कितने का रहेगा, तो फिर क्या रहेगा, ये तो बन गई मेरी ओपनिंग WDP, अरे इसको अपन 1 दे देते हैं, ठीक है 168। अब ये कंसेप्ट कहता है कि जो एसेट आ रही है वो तो ऐड करो, ऐड कॉस्ट ऑफ एसेट, तो वो कितने की आ रही है, और लेस करो जो बेच रहा हूं, एसेट सोल्ड और ये परचेज, तो कितना बचा 960। ये ओपनिंग या ये WDP, ओपनिंग क्यों कह रहा हूं क्योंकि इसी पे टैग लगाना है मुझे, साल के शुरू में ही कर रहा हूं ऐसा। तो अगर मैं मशीन खरीदूं तो इस पे अगर मैं मशीन नई वाली ले लूं तो मेरा ब्लॉक ये हो गया, और मैं एग्जिस्टिंग को यूज करूं तो मेरा ब्लॉक ये हो गया। तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन दोनों के डिफरेंस पे लगेगा, तो मैं जो वहां पे डेप्रिसिएशन लूंगा वो इंक्रीमेंटल लूंगा, क्योंकि अगर इनकम टैक्स के पर्पस के हिसाब से देखो, अगर मैं इससे चल रहा हूं तो इस पे टैक्स लगाते रहो, नहीं तो इससे लगाते रहो, तो इसमें ये वाली चीज भी तो इंक्लूड है। तो मेरे को तो दोनों का डिफरेंस है ना, क्योंकि मैं यहाँ सेल भी डिफरेंस से लूंगा, कॉस्ट भी डिफरेंस लूंगा, सब चीज डिफरेंस होगा, तो डेप्रिसिएशन भी डिफरेंस लूंगा। अगर मैं पूरी मशीन 10 लाख की उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दूंगा तो गलत हो जाएगा। इंक्रीमेंटल अप्रोच से दोनों का चेंज करके चलना है। तो ये मेरी वो एसेट है जो मैं, ये मेरा ब्लॉक का वैल्यू है इफ आई गो विद एक्जिस्टिंग वन, ये मेरा ब्लॉक का वैल्यू है इफ आई गो विद द न्यू वन। सो हाउ मच डेप्रिसिएशन, हाउ मच एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन company will be allowed, difference between 2 and 1 in दोनों का difference. तो difference between, तो मेरा इंक्रीमेंटल डेप किस पे लगेगा 8 लाख, इस पे लगेगा भाई एक साल तो 1 साल का आएगा, तो WDP है, फिर 160 माइनस करोगे फिर कितने साल का बनेगा ऐसे 5 साल। तो 5 साल में घबराने का बिल्कुल नहीं है, क्यों नहीं है, या देखो कैलकुलेटर हाथ में, इसमें है ना आउटपुट चेंज नहीं है तो ज्यादा मेहनत नहीं होगी, ये होगी मेहनत जो हो रही। अब कैलकुलेटर हाथ में लो, 75,000 में से 30,000 यूनिट हटाओ, 45,000 मल्टीप्लाई करो 15 रुपए से, 675 m प्लस कर दो, कर दिया। अब 45,000 को मल्टीप्लाई करो 4 से, 45,000 को मल्टीप्लाई करो 4 से 180, ठीक है दिमाग में रखना। फिर 45,000 को मल्टीप्लाई करो, लेबर में 40 और 70 30 रुपए का फर्क है, तो क्या 45,000 को 30 से करो 135, वो 180 में 135 जोड़ दो,
1350 वो 18 पागल हो गया 15,30,000 अरे फॉलो ऊपर सेल में ही जोड़ दिया क्या सब? अरे ऑफ करो सब सुनो सेल सबसे पहले सेल लेंगे सेल पहले होती थी 30,000 अब होती है 75 तो दोनों का डिफरेंस लो 45,000 तो सेल आएगी 45,000 इनटू और सेलिंग प्राइस 15 कितना आएगा 6,75,000 अब इसमें से लूंगा मैं सारी कॉस्ट तो कॉस्ट में सेलिंग प्राइस के बाद आएगा मटेरियल भी लगेगा 45,000 इनटू 4 रुपए का फिर लगेगी लेबर 45,000 इनटू लेबर पहले 40 रख दिया 8 में हाँ तो 8 में लोगे अब देखो लेबर कैसे लेंगे कि आपके लेबर है 40 रुपए पर आवर है और 3,000 घंटे हैं तो और उधर भी घंटे तो 3,000 ही है तो बस अपन लोग लेबर लेंगे इधर देखो प्लीज लेबर लेंगे 3,000 घंटे पे और 40 और 70 30 रुपए का डिफरेंस आ रहा है तो 30 रुपए एक्स्ट्रा लेबर लेंगे 15 लाख को चल गया था कौन सा 15 लाख है आपने यूनिट से 1350 जरूर बोल रहे हो चलो मैं क्यों सुनूं आपने गलत बोला आपको गलत प्रूफ करने के लिए बैठिए आप गलत बोला इनडायरेक्ट कॉस्ट 50 से 65 हो गई है तो 15,000 ये भी होगा है ना हो ही गया तो क्वेश्चन ही हो गया मेरे हिसाब से हो गया अभी प्लस माइनस करके बताओ कितना है ये एनुअल प्रॉफिट आ गया 3 लाख अब इसमें क्या होगा कि ये एक साल का है हर साल में यही होगा जिसमें डेप्रिसिएशन अपनी एस्टेट नहीं कराता ना अगर तो फिर यहीं पे भी क्या करता डेप माइनस करता टैक्स माइनस करता डेप प्लस करता और प्रेजेंट वैल्यू एलयूडी फैक्टर ले लेता फैक्टर नहीं लेता 5 साल का लेकिन डेप्रिसिएशन हर साल यही होगा तो इनफ्लो भी हर साल तो अब हमें घर पे क्या करना है ये देखो यार 1 2 3 4 5 ठीक है भैया सिंपल चीजें सारी करा देता हूँ तुम्हें वो डिफिकल्ट वाली चीजें जो होती है ना मल्टीप्लाई करने वाली वो तुम्हें मैं घर के लिए दे देता हूँ ठीक है अब ये प्रॉफिट आ गया अब इसमें से डेप माइनस होगा तो डेप 8 लाख पे लगेगा 20% कितना 1 लाख फिर अगली बार माइनस करके 1 लाख 1,02,400 400 आपको बचा क्या है अब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है रोजाना की मेहनत करा लो इसमें से ये माइनस होगा ये आएगा फिर टैक्स माइनस होगा फिर टैक्स वापस से प्लस होगा फिर उनको उनके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ये हमेशा डिफिकल्ट चीज दे देता है बेचारा नीचे 0.893 0.797 और तुम्हारी ऐसी देश में ठीक है बंद कर दे एक बार रुक जाओ चेक कर ले लो ये वाली कैलकुलेशन चेक कर ले बस ये तुमने करी है ना ठीक है और ब्लॉक ऑफ एसेट 8 लाख का आ रहा है इसका